संस्थान के प्रमुख आदरणीय प्राचार्य महोदय, जिला विधिक समिति, इसीलिए हाथी भी वहां से भाग गया है ना। पिछले महीने हम लोग जो है अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाए। संविधान में मैडम बता रही थी कि मदर ऑफ ऑल लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। उसमें धारा प्रियम्बल में भी समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14 में भी है, 15 में भी है, 16 में भी है। गणतंत्र हुए 77 साल हो गए, उसके बाद भी हमारी मानसिकता ऐसी है। लोगों के या वीडियो बनाने वाले के कमेंट्स ऐसे क्यों रहे होंगे कि हाथी भी जो है उस महिला की ड्राइविंग स्किल से बहुत अच्छी तरह से परिचित था और इसीलिए वो जान बचा के भागा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमारी पितृसत्तात्मक सोच जो हमारे मन में अंदर तक बसी हुई है। और ये सामान्य तौर पे भी हम लोग देखते हैं आम रास्तों में चलते हुए भी कि प्रायः जो है लोगों के मुंह से ये कमेंट मिल जाता है कि देखो महिला गाड़ी चला रही है, संभल के चलना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आमतौर पर समाज की ये मानसिकता है कि वो किसी भी कार्य को करने वाले की क्वालिटी, उसकी जो मेरिट है उस काम करने वाले, वो मेरिट नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि काम करने वाले का लिंग क्या है, महिला है या पुरुष है। तो आप लोग अनुमान लगाइए कि गाड़ी चलाने जैसे सामान्य से काम के लिए भी हमारी मानसिकता ऐसी है, तो बहुत उच्च क्वालिटी के जहाँ पे दिमागी कौशल की जब जरूरत होगी तो उस तरह के कार्य में हम किस तरह की मानसिकता रखते हैं। हमेशा ये लगता होगा कि पता नहीं महिला है, काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कैसे करेगी, कोई गड़बड़ तो नहीं होगा। और इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत प्रासंगिक है, हमको सोच को बदलने की जरूरत है। और शायद मैं ऐसा ही अनुमान लगा पाया कि इसीलिए इस कार्यशाला की, और वो भी 7 दिवस के साथ कार्यशाला की जरूरत है, ताकि हम सुने समझें और ये मंथन कर पाए कि हमें लैंगिक समावेशीकरण की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। जितना महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक उत्थान होगा, आर्थिक उत्थान भी होगा। ये तो इस टॉपिक के जरूरत पे। और मैंने बताया, मैडम भी बताई कि संविधान में है प्रावधान, तो उसके प्रस्तावना में है, अनुच्छेद 14 में है, 115 में है, 16 में है, और साथ ही साथ जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में, उसमें भी इस बात के लिए प्रावधान किया गया है कि महिलाओं की डिग्निटी के डेरोगेटरी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी प्रथा है जिससे महिलाओं के सम्मान को प्रतिकूल रूप से जिस पर प्रभाव पड़ता है, वैसे प्रैक्टिसेस को, वैसे प्रथाओं को समाप्त करना। और इसी अनुक्रम में जो है कई कानून भी बने, जैसे एक जो हम लोग अपने आसपास में ही अपने समाज में देख सकते हैं कि महिलाओं को किस तरह से तिरस्कृत किया जाता है, वो है दहेज से संबंधित कानून। तो महिलाओं का समावेशीकरण हो, उनका उत्थान हो, इसलिए संभवतः मुझे ये लगता है कि एक अधिनियम बनाया गया दहेज प्रतिषेध। वैसे ही हमारे पहले जो आईपीसी था उसमें भी प्रावधान थे, धारा 498 ये था। और दहेज में यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी धारा 304B था, दहेज हत्या के लिए। अभी जो भारतीय न्याय संहिता है, BNS है, उसमें भी दहेज हत्या के संबंध में प्रावधान है धारा 78 में, और धारा 80 में प्रावधान है कि दहेज मांगने के लिए जो महिलाओं के प्रति क्रूरता की जाती है उसके संबंध में। तो ये सब कानून हैं। इसी तरह से देखिए, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम किसी एक चीज को बहुत डिटेल में और गहराई में जाकर के नहीं कर सकते। मैं बस
थोड़ा सा सब विषयों को छूने का प्रयास करूँगा, ताकि ये कानून आपके दिमाग में रहे, आप लोग उस पर यही बात कर सकें। अब मुझे खुशी है देखते हुए कि बहुत सारी बच्चियां कॉलेज तक पढ़ रही हैं। तो पहले जो हम लोग देखते थे कि बेटे और बेटी में जो भेदभाव होता रहा होगा, अब वो शायद कम होता, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। और जब बच्चियां पढ़ जाती हैं, कहीं नौकरी करने जाती हैं, तो ये समस्या जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वहां भी उनके सामने है। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, वहाँ जो बदसलूकी होती है, उसके संबंध में भी सबसे पहले हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए और उसके बाद में उसके संबंध में अधिनियम भी। केस था भावरी देवी का, और वो केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997-98 का जजमेंट हुआ। उस केस में क्या है, महिला थी भावरी देवी, वो चाइल्ड मैरिज जो है उसके खिलाफ काम करती थी। तो उनके उस कार्य के कारण उनको, जो भावरी देवी महिला थी, उनके साथ में गैंगरेप हुआ और उनकी हत्या भी हुई। तो उस पृष्ठभूमि में जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुआ, उसका नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। वहाँ ये आइडेंटिफाई किया गया कि महिलाओं के खिलाफ जो लैंगिक उत्पीड़न होता है वो क्या क्या है। तो उसमें जो है चाहूँगा मैं, क्या क्या ऐसे काम हैं जो लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकते हैं। तो उसमें था जैसे शारीरिक संपर्क करना, यौन साधनों की संबंधों की मांग से लेकर के यौन प्रकृति के कोई भी अवांछनीय व्यवहार। तो ऐसा कोई भी काम है जिससे कोई महिला असहज हो सकती है, उसे ये लगता है कि ये मेरे साथ अवांछनीय लैंगिक संबंधी व्यवहार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें यौन उत्पीड़न की श्रेणी में। और फिर उसी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि हर संस्थान जो है अपने यहाँ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे, जहाँ पे ऐसी कोई भी महिला जिसके साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है उसकी शिकायत कर सके। ये 1997-98 का जजमेंट था और 2000 वहाँ से चलते चलते वर्ष 2013 आ गए। 2013 में सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बना। तो विशाखा वाले जजमेंट में जो जो निर्देश दिए गए थे, अमूमन उन्हीं निर्देशों को इस अधिनियम में की व्यवस्था दी गई। और उसमें भी यही व्यवस्था की गई कि ये जो अधिनियम है सभी कार्यस्थल पर लागू होंगे। और ऐसा कोई भी कार्यस्थल, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी शासकीय कार्यालय, यदि 10 से ज़्यादा है वहाँ पे कार्य करने वालों की संख्या, तो वहाँ पे फिर जो है एक इंटरनल कमिटी गठित होगी, जिसकी अध्यक्ष जो है वहाँ काम करने वाली कोई महिला है उसकी अध्यक्ष होगी और बाकी वहाँ महिला सदस्य होगी। उसमें अधिनियम में फिर ये व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी भी महिला के साथ में इस तरह का कोई भी यौन उत्पीड़न जैसी कोई घटना होती है, तो घटना से 3 माह के भीतर जो है उसको एक वहाँ कंप्लेंट फाइल करना होता है समिति के समक्ष। और समिति जो है वो 90 दिन में उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट देनी होती है कार्यालय प्रमुख को या जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होंगे। और फिर उसमें क्या है, वो फाइंडिंग जो दी गई है, समिति ने जो रिपोर्ट अपना दिया है कि हाँ यहाँ जो शिकायत की गई है ये सही है, तो फिर जो संबंधित विभाग हैं उनके जो नियम होंगे, उन नियमों के अंतर्गत जो है वो कदाचरण के लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच वगैरह कार्रवाई की जा सकती है। और कंपनसेशन का भी उसमें व्यवस्था की गई। वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह के लैंगिक उत्पीड़न से उस कर्मचारी को या वहाँ काम करने वाली किसी महिला को कितनी मानसिक पीड़ा हुई है, क्या क्या उसको क्षति हुई है, उसके आधार पर जो है उसको कंपनसेशन भी दिया जा सकता
इसी तरह से और भी हैं प्रावधान, जैसे महिलाओं को उनकी भूमिका को और सार्थक करने के लिए और उनको और सशक्त करने के लिए एक जो है संपत्ति पे भी अधिकार दिया गया महिलाओं को। हिंदू सक्सेशन एक्ट है अपने देश में 1956। पहले उसमें क्या व्यवस्था थी कि जो पुत्रियां हैं वो सहदायिकी नहीं मानी जाती। सहदायिकी नहीं मानी जाती थी, इसका क्या तात्पर्य है, कोई बता सकता है कुछ? पिता की विरासत में सर, जब तक वो रहेंगी परिवार में तब तक भरण पोषण के अधिकारी रहेंगी, लेकिन जब परिवार से बाहर जाएंगे तो पिता की संपत्ति में कोई अधिकार उनका नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, या यदि कोई हिस्सा मिलेगा भी तो वो पिता के अंश का जो हिस्सा है बस उसमें से मिलेगा। हाँ। पुत्रों के समान उनको बराबर अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक पिता है, उनकी 3 संतान है, एक बेटी है और 2 बेटे हैं, तो पहले ये था कि बेटे जो आधा हिस्सा प्राप्त करेंगे, वैसी प्रावधान बेटियों के लिए नहीं थी, केवल अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा प्राप्त कर सकते। लेकिन 2005 में फिर अमेंडमेंट आया, धारा 6 में एक व्यवस्था दी गई कि जो बेटियां हैं वो भी बेटों के समान ही किसी भी हिंदू परिवार की, अविभक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी है। सहदायिकी होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेटों के जैसे ही संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करेंगे। सिर्फ हिंदू में लागू हुआ है? हिंदू में जो है आपके जैन्स भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, तो ये क्रिश्चियन मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन छोड़ के तो ये है। अब उसमें भी क्या था, एक पेश और था कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐसे जजमेंट्स आए जिनमें ये व्यवस्था दी गई कि सहदायिकी कब से मानी जाएगी। जन्म से व्यवस्था तो उसमें दी गई कि जन्म से, लेकिन क्या 2005 के बाद होगा या उसका भूतलक्षी प्रभाव है? तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ऐसे जजमेंट्स थे जिसमें यह था कि 2005 में जो पिता जीवित हैं उनकी ही पुत्रियों को सहदायिकी माना, क्योंकि वो जो अमेंडमेंट था वो 2005 से लागू हुआ था। तो जो संपत्ति का विभाजन, यदि मान लीजिए निर्वसियती मृत्यु हो गई है पिता की, तो संपत्ति का और विभाजन फिर 2005 के बाद यदि होगा या उसका किसी तरह से व्ययन हो गया है, तो वो अधिनियम जो है भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, उस तारीख को उसके पिता को जीवित होना पड़ेगा, तब जाकर को सहदायिकी मानी जाएगी और तब उसको संपत्ति पर बराबर अधिकार है। ये तो उसमें भी फिर एक विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस आया 2020 में, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के पूरे जितने भी जजमेंट्स थे उनको ओवररूल किया और ये कहा कि नहीं, 2005 को पिता चाहे जीवित हों या उनकी मृत्यु हो चुकी है, पुत्री सहदायिकी है तो है। तो ये आज के डेट में उसकी स्थिति है। ये चीज जो है ट्राइबल्स पे लागू होगी नहीं होगी, ये थोड़ा सा अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो केवल हिंदुओं पर लागू होता है और अनुसूचित जनजातियां जो है ये हिंदू नहीं मानी गई हैं। तो जो हिंदू महिलाएं, मतलब अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करने वाली जो महिलाएं हैं उनका क्या होता है? तो उसमें भी फिर माननीय उच्चतम न्यायालय का जनवरी में अभी जुलाई 2025 जुलाई अगस्त में जजमेंट आया, वो केस अंबिकापुर का ही था। उसमें ये व्यवस्था दी गई कि नहीं, ये अधिनियम और ये प्रावधान जो है वो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पे भी होता है, बशर्ते ये कि वो अपनी रूढ़ी का पालन नहीं करते। लेकिन फिर बाद में वो जजमेंट भी ओवर रूल हो गया कुछ महीने, तो अभी थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया था 2018 में, जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मंच में मैं केस के बारे में, उसके तथ्यात्मक और उसमें क्या थी उस पर मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। उस जजमेंट का जो लबोलुआब था वो ये था कि कोई भी विवाहित महिला जो है वो अपनी पति की संपत्ति नहीं है। बैकग्राउंड में ये था, धारा 377 और 378 आईपीसी के
उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि यदि पति की सहमति से उसकी पत्नी के विवाहेतर संबंध है तो पुरुष को जो है सजा नहीं होगी। तो उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, क्योंकि उसकी मानसिकता ये कही गई और मानी गई कि ये जो प्रावधान है इसके पीछे एक रूढ़िवादी सोच है, और वो ये है कि पत्नी जो है अपने पति की संपत्ति है, इसलिए यदि सहमति देता है तो पत्नी के किसी से संबंध हो सकते हैं, चीज गलत है। तो एक जो वहाँ से हमको एक मिला एक आधार, ये स्पष्ट हुआ कि अब सोच जो है प्रोग्रेसिव हो रही है और कोई भी महिला पति की संपत्ति की तरह नहीं देखी। तो ये कानून के क्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे सार्थक बदलाव होंगे, महिलाओं का की स्थिति में सुधार होगा, उनका और उत्थान होगा। और जहां तक बात संवेदीकरण की भी है, तो ये तो देखिए कानून बनाने से केवल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। संविधान में प्रावधान किए हुए 77 साल व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी हमारी सोच कमोबेश वैसी ही है। इन जितने मैं अधिनियम बताया, फिर ये आपके घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी बीच में है। कानून बनाने से केवल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, जब तक हम उन कानूनों के जो उद्देश्य है, उनकी जो मंशा है, उसको आत्मसात न करें। और शायद इसीलिए संवेदीकरण की भी बहुत जरूरत है। जब तक हम महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके लिए संवेदनशील नहीं होंगे, चाहे हम कितने भी कानून बनाएं, कितने भी नियम बनाएं, जमीनी स्तर पे उनको वैसा लागू नहीं किया जा पाएगा। तो हमें महिलाओं की समस्याओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, और शायद इसीलिए आजकल बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। जैसे कामकाजी जो महिलाएं हैं, इनको संतान पालन के लिए अवकाश मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलती है। तो कई ऐसे चीज़ें हैं, और हमें भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अपने संस्थान में हम महिलाओं का सम्मान किस तरह से बरकरार रख सकें, और थोड़ा सा संवेदनशील होकर के जब उनकी समस्याओं को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो जितने भी कानून हैं हम उनकी मंशा को पूरा कर पाएंगे। मैडम बता रही थी कि पॉक्सो एक्ट भी देखता हूँ, मैं थोड़ा सा अवसर मिला है तो उस पर ही बोल दूँगा। पॉक्सो एक्ट चूँकि यहाँ पे सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो कोई माइनर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पॉक्सो एक्ट है और इसका उद्देश्य, पॉक्सो एक्ट एक्चुअल में जेंडर न्यूट्रल है, तो वो भेद नहीं करता है कि बालक है या बालिका है। लेकिन हमारे पास जो केसेस आते हैं, अधिकांश केसेस आते हैं जिसमें पीड़ित जो है बालिका ही। तो ये अधिनियम भी इसलिए बनाया गया कि छोटी जो बालिकाएं हैं, नाबालिग बालिकाएं हैं, उनके विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं, लैंगिक अपराध, उनको उससे एक तरह से सुरक्षा ही प्रदान की जाए। उनसे संबंधित जो केसेस हैं उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक भी किया जाए कि जल्दी विचारण हो, न्याय जल्दी हो। तो यहाँ भी ये स्कूलों में लागू होता है कि यदि किसी बच्ची के साथ में कोई अपराध हुआ है तो स्कूल प्रबंधन की, उनके शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ को रिपोर्ट करें, या आस पड़ोस में भी, घर में भी किसी को जानकारी होती है तो उसको रिपोर्ट करें। यदि उसकी जानकारी नहीं देते हैं, ये जानते हुए भी कि नाबालिग है, उसके साथ में अपराध हो रहा है या हुआ है, और हम जानकारी नहीं देते हैं, तो भी वो अपने आप में एक अपराध है। और बहुत कड़े प्रावधान हैं, न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास है, और इसमें कंसेंट जैसे, चूंकि माइनर है पीड़िता, इसमें कंसेंट जैसी कोई बात ही नहीं होती है। जब वयस्क स्त्री और पुरुष है, उनके बीच यदि संबंध बनता है तो वहाँ कंसेंट की बात आ जाती है, कंसेंट का डिफेंस आता है कि ये महिला भी इसमें जो है सहमत थी। लेकिन बच्चों के साथ भी ये नहीं है। बच्चों के साथ यदि अपराध हुआ है और साबित होता है तो दंड के प्रावधान बहुत कड़े हैं। रेप जैसे केसेस में न्यूनतम 20 वर्ष है, और फिर बाकी छेड़छाड़, पीछा करना, ये सब तो है ही इसमें। तो हमें
हर उम्र के महिलाएं, चाहे वो बच्चियां हों या वयस्क हो चुकी बच्चियां हैं, मैं फिर से कहूँगा कि हमें अपने आप को थोड़ा सा सेंसिटिव बनाना है उनकी समस्याओं के लिए, और जब हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे समझेंगे तो हो सकता है कि हम ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा क्या? क्योंकि मैं बोलता रहूं तो फिर वो अनंत है। सर पॉक्सो एक्ट में अगर बच्चा जो अपराधी है अगर वो माइनर हो तो सर? बच्चा यदि अपराधी है और हाँ। माइनर है तो हाँ। उसके लिए भी फिर देखिए जी सर। फैमिली को आपके जेजेबी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जी सर। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, यदि बच्चे पीड़िता यदि सर निर्भया कांड में एक ये वाला भी हम आया था कि जो मेन अपराधी था 2012 में दिल्ली में सर, तो जो मेन अभियुक्त था सर शायद वो माइनर था सर, उस समय 18 साल नहीं हुआ तो था। उसके लिए भी जेजेबी है, जुवेनाइल Yes. जस्टिस बोर्ड है। Yes. मान लीजिए कि गैंग रेप का केस हो गया, उसमें कुछ लोग वयस्क हैं यस सर। और कोई एक आध जो है माइनर है, यस सर। तो केसेस जो है अलग चलते हैं। जो मेजर है उनके लिए नॉर्मल कोर्ट में चलता है, यस सर। रेगुलर कोर्ट्स में चलते हैं, और जो बच्चे हैं उनके खिलाफ केसेस जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलते हैं। तो क्या सर ऐसा प्रावधान है कि वो जब मेजोरिटी को टच करता है तो फिर उसके बाद उस पर नियम लगाया जाए या अपराध के धारा लगाया जाए? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो है यस सर। 16 से 18 साल के बच्चे हैं, यदि मान लीजिए लड़का यस है, यस तो जेजेबी जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कुछ प्रावधान है जहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो ये विचार कर सकती है कि इस बच्चे का ट्रायल जो है रेगुलर कोर्ट में होना चाहिए या होना चाहिए, बड़ों के समान उसका विचारण होना चाहिए या माइनर की तरह। यदि माइनर की तरह उसका विचारण होता है तो फिर वहाँ 10 साल सजा के प्रावधान होंगे। और सर सजा में भी अंतर होता है क्या? किसमें? एक वजह से माइनर है, जैसे निर्भया केस हुआ 3 साल का मैक्सिमम जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें किसी भी तरह के अपराध के जो मैक्सिमम सजा है 3 साल, इसीलिए वो 3 साल की। तो इसीलिए जो है वो, और ये बहुत ही एक तरह से हो सकता है, मैडम बता रही थी कि कुछ साइकोलॉजिस्ट भी आए थे, कुछ समाज शास्त्री भी आए थे और उस तरह के भी थे, तो जो इन सब चीज़ों को वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे जो बच्चों पे काम करते हैं। क्योंकि हम लोग को लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा ही मतलब विचित्र स्थिति है, लेकिन विधायिका ने यदि कोई प्रावधान बनाया है तो अपने विवेक में उचित उसका विश्लेषण करके बनाए हैं, और उनको भी इस बात का भान रहा है कि सोचने और समझने का जो बौद्धिक स्तर है वो हर एक उम्र में थोड़ा अलग होता है। निर्भया केस में जो हम लोगों ने देखा था, जो 4 अभियुक्त थे, एक माइनर था, 3 लोगों को फांसी की सजा हुई और एक को जो है कारावास की सजा के बाद फिर छोड़ दिया गया था, जबकि वो कुछ ही महीनों या कुछ दिन का ही छोटा था बस। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, 18 वर्ष 18 वर्ष 17 साल 364 दिन भी होगा हाँ। तो 18 साल तो नहीं है। नहीं है। तो जैसे 16 से हो गया सर। वही मैं बता रहा हूँ, 16 से 18 जो है उसको डिसाइड करेंगे कि भाई ये किस कहाँ विचार होना, किस तरह से इसका विचार होना चाहिए। मेरे ख्याल से उस केस के बाद ही ये निर्णय आया है सर, 16 तक के कंसीडर करने से। वही बता रहा हूँ कि इसका विचारण किस तरह से, ये जो पीठासीन हैं जेजेबी के, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, डिसाइड करेंगे। बाकी सब चीज़ों पे वो क्या है, उनके पास में व्यवस्था रहती है कि वो उसके सोशियो बैकग्राउंड्स की जानकारी है कि बच्चे का व्यवहार कैसा था, किस परिवेश में था, उसका बौद्धिक विकास किस तरह से हुआ था, किस तरह की शिक्षा थी, उसका आचरण क्या था, कई सारी चीज़ें रहती हैं जिन पे विचार करते हुए फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे का ट्रायल किस तरह से। हालांकि मेरा मानना है सर कि अगर केस बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा क्रूएल ऐसा कुछ क्राइम हुआ है, तो उस पर एक अधिकार एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल के जज को देना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि इस पे कैसा वो चलना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये आपके और मेरे सोचने से तो नहीं चलेगा, जैसा प्रावधान है विचारों से ही फिर बाद में कानून बनते हैं सर, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था। हाँ, तो ये वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग जैसा मैं बोलते उसको आप अन्यथा मत लीजिए कि, क्योंकि हम लोग ही जब बैठते हैं तो हम लोग क्या कि मैं व्यक्तिगत तौर पे क्या मानता हूँ, जब हम लोग काम करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। व्यक्तिगत तौर पे मैं क्या मानता हूँ, मैं क्या विश्वास करता हूँ, उसका कोई महत्व नहीं। कोई भी जज है या पीठासीन है वो
फाइल को देख करके, रिकॉर्ड को देख के उसमें जिस तरह की बातें रही उसी हिसाब से तय करें। भले ही मैं जान रहा हूँ कि इसने किया है या इसने नहीं किया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत मैं उसमें लाता नहीं। सर एक क्वेश्चन और था सर, जो भौरी देवी केस वाला जो आप बताएं 1992 में राजस्थान में हुआ था सर, तो इसमें आप देखेंगे ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था सर, तो बहुत शर्मनाक जजमेंट था सर। तो उनका माना गया कि उच्च जाति के लोग इस महिला का कैसे सामूहिक बलात्कार कर सकते हैं। तो सर, और ये अमूमन देखा जाता है कि भारत में जो जिला कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और ट्रायल कोर्ट होता है सर, यहाँ पे ऐसे विवादास्पद जजमेंट दिया जाता है सर। और सर यही जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, तब उस पर बहुत ज़्यादा विचार होता है। तो सर क्या हम मतलब कि आसपास के जो हमारे पीड़ित है सर, तो क्या इससे हमको जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो सर बहुत टाइम बीत चुका होता है, उस फासला गैप बहुत ज़्यादा हो चुका होता है सर। तो इसके बीच में फिर हम न्याय का कैसे उम्मीद करेंगे सर, जब हम, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास ट्रायल कोर्ट ही है सर जाने के लिए। तो सर ये देखा गया है सर। ये कानून जो है बहुत सब्जेक्टिव तो चीज़ है। यस सर। हम लोग पहले ही बात करते हैं कि गणित में 2+2 4 ही होता है। यस सर। चाहे आप क्लास 1 के बच्चे से पूछ लें या इंजीनियरिंग के जो डॉक्टरेट किए हैं उनसे पूछ लें, लेकिन कानून जो है बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। यस। मुझे लगता है कि शायद इस कारण से फैसलों में अंतर आता है। हम लोग कई ऐसे फैसले देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट में एक जजमेंट हुआ, हाई कोर्ट में उसको पलट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जब गई तो हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट का जजमेंट कन्फर्म। कई केस में ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया, हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट उल्टा फैसला किया। तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, तो हम लोग जनरलाइज करके बात नहीं कर सकते किसी चीज़ को। यही मैं बताया था कि जो ट्राइबल्स है वो नहीं माना जाता। तो अभी 2025 में जुलाई अगस्त में जजमेंट आया, उसमें कहा गया था कि यदि कोई अनुसूचित जनजाति व्यक्ति है, यदि ये साबित कर दिया जाता है कि वो अपनी रूढ़ी नहीं मानता, क्योंकि ये माना गया है कि वो उसका उद्देश्य है कोई एक शेड्यूल ट्राइब है कम्युनिटी, उसकी अपनी जो रूढ़ी है, उनकी अपनी परंपरा है, उनको भी संरक्षित करना। तो यदि वो उससे शासित होते हैं तो माना जाता है, और यदि नहीं होते हैं और वो पूरी तरह से हिंदू हो चुके हैं, अपने सभी कस्टम्स को, रूढ़ी को, प्रथा को, परंपराओं को छोड़ करके, तो उनको हिंदू मानते हुए फिर उनको ऊपर लागू किया जा सकता है। कुछ ऐसे जजमेंट्स थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि ट्राइबल महिला है तो भी उसको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जैसे प्रावधान है वैसे उसको मिलना चाहिए, लेकिन बाद में फिर वो जजमेंट भी पलट गया। सर एक क्वेश्चन और सर, ऐसा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम होना, ये थोड़ा इनजस्टिस नहीं है क्या? ये अन्याय हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए स्पेशल नियम बना है, कुछ लोग के लिए नहीं बना है, या कुछ लोग के लिए अलग नियम है? किस संदर्भ में बोलेंगे? यही जो हिंदू कोड बिल जो बना है इसी संदर्भ में से। और जैसे एक और है कि जैसे केवल कुछ एक लॉ बना हुआ है जो केवल आचरण संहिता है कर्मचारी, वो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बना है, तो जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उन पर वो आचरण संहिता लागू नहीं होती। जैसे उसमें एक क्लॉज है फैमिली प्लानिंग नियम का फॉलो करना, ऐसे तो वो केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, तो वो सरकारी कर्मचारी फॉलो करें, और जो नहीं है वो नहीं करेंगे तो उन पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से जो केवल कुछ लोगों के लिए नियम बना दिया गया है, तो वो एक प्रकार से इनजस्टिस लगता है मुझे कई बार। मैं वही बोलूँगा कि व्यक्तिगत विचार जो है ना, और मैं विधायिका यदि इस तरह के कानून बना रही है तो वो अपनी विजडम में बना रही है। जैसे इसी को आप देख लीजिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो यदि ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भाई मेरी अपनी प्रथा है, अपनी मान्यता है, आप मुझ पर ही कैसे थोप सकते हैं? कोई एक आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का एक व्यक्ति बोल सकता है कि हमारे यहाँ मैरिज में ये कस्टम है, शादी के लिए कस्टम है, जन्म और मृत्यु में कस्टम है, संपत्ति को संबंध में लेकर के इस तरह के कस्टम है। मैं अपने पुरखों के समय से उस कस्टम को जैसा है मैं वैसा उसको पालन कर रहा हूँ, वही मेरी पहचान है।
तो एक दायित्व ये भी तो है ना कि हम उनके जो कस्टम्स हैं उनको संरक्षित करें। और शायद इसी मंशा से जो है ये है कि विधायिका जब कानून बनाती है तो सोच समझ के बनाती है कि किसके ऊपर लागू है। बाकी ये बात अलग है कि कानून बनता है और फिर काफ़ी समय बीत जाते हैं, जैसे समय बीतता है परिस्थितियां बदल जाती हैं, उस हिसाब से उस कानून की फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है और आज भी है। 1956 में जो परिस्थितियां थी आज वैसी नहीं है। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि जो कानून है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, जीता जाता है। उसकी व्याख्या इस तरह से होती है कि समाज की जैसी ज़रूरत है, परिस्थितियाँ जैसी उसके अनुसार उसकी व्याख्या की जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके। सर विशेष प्रश्न है, अगर अनुमति दे तो पूछूं। क्योंकि हम लोग का कोर्ट का भी टाइम है, जैसे कहें कि आखिरी सवाल इस विषय से नहीं है, अभी जो यूजीसी लॉ का कानून पास हुआ फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताओ। मैं ये चाहूँगा कि अपन जो भी है उसको अपन विषय पे रखें, क्योंकि पब्लिकली किसी एक चीज़ को अपने व्यक्तिगत मत देना थोड़ा सा ठीक सर, बस यही मुझे सुनने के लिए सबके धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने जो भी चीज़ें हम लोगों को बताई कि क्या क्या प्रावधान है जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए हमारे कानून में दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ों के लिए वी थैंक यू अलॉट। अब हम टेक्निकल सेशन के एंड में पहुंच चुके हैं, तो मैं हमारे प्राचार्य मैम से अनुरोध करूंगी कि वो आज के हमारे स्पीकर श्री समीर कुजूर सर, उनको सम्मान देते हुए शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान करें।